हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों नाबार्ड का एग्जामिनेशन अब बिल्कुल पास में है। कुछ ही टाइम में इसके जो एडमिट कार्ड है वो भी आउट हो जाएंगे कल, यानी कि 20 अगस्त को। इंफॉर्मेशन जो हैंड आउट होता है नाबार्ड की तरफ से वो रिलीज किया गया। इंफॉर्मेशन हैंड आउट हमें क्या बताता है कि किस टाइप का पेपर होगा, और एक बार फिर से वो सारी गाइडलाइंस हमें ध्यान दिलाता है जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। ओके, सो हम एक बार इसको क्विकली देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या चीजें दी हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में लिखा है, सेव प्लीज डू नॉट प्रिंट दिस ईमेल अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। पेड़ बचाओ, यदि आवश्यक नहीं है तो इस ईमेल का प्रिंट ना लें। दोस्तों आपको एक चीज पता होगा कि नाबार्ड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो क्या है? डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो क्लाइमेट चेंज है या उससे रिलेटेड जितना भी काम है वो नाबार्ड के डेवलपमेंटल रोल में आता है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो ऐसे ही लिखा था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ये समझिए नाबार्ड का पेपर की प्रोसेस क्या है। 4 फेज यहाँ पे मेंशन किए इन्होंने। पहला फेज है प्रिलिमिनरी, जिसका एग्जामिनेशन 1 सितंबर को होना है। फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन है, जिसकी डेट अभी नहीं घोषित की गई है, बट हम आपको बता रहे हैं that वो मोस्ट प्रोबेबली 20 अक्टूबर को होगा। फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा इंटरव्यू से पहले। ये क्वालिफाइंग या फिर इसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद होता है लास्ट फेज, पर्सनल इंटरव्यू। ओके, सो इतने एग्जामिनेशन है, 4 एग्जामिनेशन इसमें, 4 फेज इसमें है। ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट या फिर कंपलसरी हैं। अभी जो हमारे लिए मेजर है या जो हमारे सामने एग्जामिनेशन है वो है फेज 1 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है। चाहे आप आईटी से, फाइनेंस से, एग्रीकल्चर से हैं, जर्नलिस्ट से, सबके लिए सेम है। ओके, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चन, क्वांट्स में 20, डिसीजन मेकिंग में 10। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे कैसे हैं? क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब यहाँ पे आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है, और वो भी सबके लिए सेम रहती है। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ कम ही जाएगी। ये डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन का लेवल कैसा है। दो चीजें यहाँ पे होती हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है, जो रीजन हमें समझ आया है। एक तो वो है कि एग्जामिनेशन का लेवल, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो है टाइमिंग। यहाँ पे बहुत कम टाइमिंग है। अगर आप देखिए 200 क्वेश्चंस करने हैं आपको 120 मिनट्स में, तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। ये क्वालिफाइंग पार्ट है। उसके अलावा आप देखिए मेरिट पार्ट है, जिससे आपका सिलेक्शन फाइनली मेंस के लिए होगा, फेज 2 के लिए होगा। उसमें कौन से सब्जेक्ट है? जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी। तो ये 100 मार्क्स हैं। इस 100 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगी कि कितने मार्क्स आपके आते हैं, उसके बेसिस पे मेरिट पे डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन फेज 2 के लिए होगा कि नहीं होगा। ओके, सो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे आपको वर्क करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं। अगेन सारा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। आपको जिस दिन से मन करे आप उस दिन से अगर पढ़ना बहुत अच्छे से शुरुआत कर दे तो वो बहुत इजीली आप चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज पे फोकस करना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली जो अप्रोच है वो फॉलो करनी है। सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलेगा, ये नहीं कि जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, ईआरडी को फोकस कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो जाए। ओके, सो प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम का टेस्ट 120 मिनट्स है, 180 मिनट्स पहले पहुंच जाएं ताकि आपको सारी चीजें करने में सुविधा रहे। यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। माउस क्लिक के साथ करना है। ऑल्टरनेट है, आपको लगता है तो आप उसको सेव कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इसलिए गैस वर्क मत कीजिए, गैस वर्क से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ओके, क्योंकि गैस वर्क मान लीजिए आपने किया अभी तो एक क्वेश्चन गलत होगा, आपको दुख इतना होगा जितना कि आपको सही आंसर होने पे नहीं होगी खुशी। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए गैस वर्क वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे बाकी सारी चीजें दी हैं। ओके, बताया उन्होंने कि कैसे क्वालिफाइंग सेक्शन है, मेरिट सेक्शन, और कैसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया। अब है कि एग्जामिनेशन का लेवल कैसा रहेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो मोर और लेस जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आईबीपीएस क्लर्क का लेवल है, एसओ का लेवल होता है, उस टाइप से ही एग्जामिनेशन है। अब रीजनिंग में देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप सभी समझते हैं। यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट वाले हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट है, लोकेशन, ये टाइम एंड डिस्टेंस वाले, शायद डिस्टेंस डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये 3 क्वेश्चन है, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको ये टारगेट करना है कि आप 50% टारगेट करें 10 क्वेश्चन। तो वो आपके इस टाइप के क्वेश्चन है, डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सिलॉग्स है, इनइक्वालिटीज है, इन सब से हो जाते हैं। तो आप इनको ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद इधर की तरफ जाना है।
जब आपको लगे कि हाँ आपने सफिशिएंट कर लिया है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है फिर आप जा सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश में आप देखिए यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो अगेन ये क्वांट चीजें इंग्लिश तो डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे भी ये जो है कि क्वेश्चन का लेवल या फिर जो इंफॉर्मेशन ब्राउजर से समझ आता है वो वैसा ही है जैसे बाकी एग्जामिनेशन आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है मोर और लेस वैसा ही है। ओके, देन इज द कंप्यूटर नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं जो हर साल यहाँ पे दिए जाते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, एवरी कंपोनेंट क्या है, या तो हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है ना। तो ये आपको इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस है क्या है, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये तो क्वेश्चन सिंपल दिए हैं, बट मैं आपको बताऊं इतने सिंपल क्वेश्चन वो देंगे नहीं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लास्ट ईयर या उससे पहले दिए थे। क्वांट्स में आप देख सकते हैं डीआई के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे मेजरली, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अरिथमेटिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो अगर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर क्वेश्चन तो डीआई के दिए। डीआई तो मुझे लगता है कि ये इतनी डिफिकल्ट नहीं होती जितना रीजनिंग में पजल्स वगैरह होती हैं। अगेन ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आप बताइएगा मुझे कमेंट में आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। ओके, सो इसको आपको देखते हुए चलना है। डीआई तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं, या फिर सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, इनको अगर आप करके चलते हो डीआई को, तो ये भी सफिशिएंट आपके लिए हो जाता है। अरिथमेटिक तब टच करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए कि ये वो वाली रीजनिंग नहीं है जो हम सोचते हैं ना, मैनेजरियल रीजनिंग, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर कैन इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन सा ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होती है वो, मैनेजरियल परसेप्शन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है। तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा कि कैसा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के सारे ही है, बट यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट सुइटेबल है, क्योंकि ये फैक्टर तो सारे ही इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनेजरियल परसेप्शन है। मैनेजरियल परसेप्शन, क्योंकि जो मैनेज कर रहा है, जिसको डिसीजन मेकिंग करनी है, उसका परसेप्शन किस तरफ होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। बाकी भी है बट वो पैसिव है। Similarly, आप देखेंगे there are several individual level factors that influence the decision making. One such factor is that people often tend to continue to make risky decision when they feel responsible for the sunk cost. Future में एक ऐसा कुछ खर्चा हुआ है जिसकी का हिसाब अभी आगे चुकाना है, टाइम मनी एफर्ट स्पेंट ऑन अ प्रोजेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव बायसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेस एक्सेस टू द रिसोर्सेज, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, बिलीफ इन पर्सनल रेलेवेंस। तो ये आता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट में, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, वो क्या है, किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, बेसिकली इंडिविजुअल परसेप्शन या फिर इंडिविजुअल से। ओके, इस पे अमित सर सेशन लेंगे, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी, उससे पहले भी उन्होंने लिया हुआ है। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, ये तो बहुत मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, बट वहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट आने की उम्मीद हो सकती है। अदरवाइज मोर और लेस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तारापुर एटॉमिक सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में है। टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक नेशनलाइज कितने हुए, 20 हुए हैं। कौन सा मैक्सिमम है इन डिसाइडिंग द ग्रोथ ऑफ इनकम इन द स्टेट। अगर आप देखोगे तीनों में एग्रीकल्चर, सर्विस और जो हमारा दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का रोल होता है। ऑस्कर किसके लिए दिया जाता है, फिल्म के लिए दिया जाता है। ईएसआई का अगर आप देखेंगे, देखिए ईएसआई से आपको पता चलता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ईएसआई में या तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो किसी इंसिडेंट बेस्ड, या फिर किसी मीटिंग बेस्ड, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। जैसे द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो फॉर्मली इसको ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया, तो शंघाई चाइना में है ना। केवी कामत भी उसके वो रह चुके हैं, यार हैं। A committee headed by RBI Director YH Malegaon was constituted in RBI in 2011 to study the issue and concern of the microfinance sector in the wake of microfinance crisis in 2010 in the Indian state of, कहाँ, कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश में उन्होंने किया था। ओके, तो ये क्वेश्चन है ईएसआई से रिलेटेड। अब ईआरडी से रिलेटेड देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, सबको पता होगा, रोम इटली में है। उसके सिमिलरली आप देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है पॉवर्टी इन रूरल एरिया, इससे समझ आ जाता है कि किस इसका आंसर क्या होगा। इंटेंसिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज 2 अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। माइको मॉन्सेंटो बायोटेक जो जॉइंट वेंचर है बिटवीन माइको सीड ऑफ इंडिया एंड द एग्रोकेमिकल जायंट मॉन्सेंटो ऑफ, मॉन्सेंटो कहाँ का है, तो मॉन्सेंटो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ना, बायर। तो बायर है उसका नाम, मोनसेंटो अब उससे मर्ज हो गया बायर एंड मोनसेंटो को। तो मोनसेंटो को बायर ने खरीद लिया था, ओपन डील थी, कैश डील थी, बहुत अच्छी डील थी। इसलिए डील थी कि मोनसेंटो के पास
पेटेंट्स बहुत थे। बायर भी जायंट है, मॉन्सेंटो भी जायंट है, दोनों जायंट थे। बट बायर ने उसको बिल्कुल हपड़-तपड़ में खरीद लिया क्योंकि मॉन्सेंटो के पास बहुत सारे पेटेंट है, तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाना। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। एग्जामिनेशन का लेवल यहाँ से देखा जा सकता है कि कोई बहुत सिंपल भी नहीं आता है, कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आता है। अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि अगर जनरल अवेयरनेस, सीएसआई या एआरडी में आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं अगर, तो भी घबराना नहीं है दोस्तों। जैसे आप है वैसे ही बाकी होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, जैसे हम होते हैं वैसे हमारे दोस्त होते हैं। तो ये बात हमेशा मान के चलिए, जैसे आप एग्जाम देने वाले हैं ऐसे ही बाकी भी है। तो इसलिए उस चीज पे घबराना नहीं है, और घबरा के आप कर भी क्या लेंगे, है ना? जो होना है वो हो के रहेगा, आप बीच में घबरा के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए घबराना नहीं है। जो आपको आता है उसको अच्छे से कीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़िए। गलत मत कीजिएगा, क्योंकि गलत करने से सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, ये आप मेरे पे भरोसा रखिए। सो ये सारी चीजें, विश यू अ गुड लक, नाबार्ड भी कह रहा है और हम भी आपसे कह रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हमारे लाइव सेशंस रेगुलरली आपके लिए रहेंगी यूट्यूब पे। आज हमारा जनरल अवेयरनेस का, हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस, साथ साथ एग्रीकल्चर के भी रहेंगे, तो इन सारे को आप फॉलो कीजिए। मॉक टेस्ट आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी जिनके पास कोर्स है, तो जो हमारे समरी मॉड्यूल्स हैं उनको जरूर आप करके जाइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।